स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 12th का लेक्चर चल रहा है और इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है। इसमें मेरा ये जो वीडियो है आज वो है डेफिनेट इंटीग्रल पे। और डेफिनेट इंटीग्रल पे डेफिनेटली दो क्वेश्चन आने ही होते हैं, एक कम मार्क्स का आता है 1 या 2 मार्क्स का, और एक 3 या 4 मार्क्स का आता है। तो कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो 5 से 6 नंबर का तो पेपर आना ही आना होता है डेफिनेट इंटीग्रल पे। तो डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ही है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले मैं सिंबल में बता देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं। इसमें ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और ये dx। इनका क्या क्या मतलब है, a को बोलते हैं लोअर लिमिट, b को बोलते हैं अपर लिमिट। ये जो fx है, जो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रैंड। और ये dx हमें बताता है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे dt होगा तो हम t की रिस्पेक्ट में करेंगे, dz होगा तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ हैं। अब इसका मतलब क्या है इस इंटीग्रेशन का, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा fx है ये कोई कर्व होता है। ये मैंने fx बनाया है ब्लैक कलर से, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये fx है, ये फंक्शन है, इसका ये ग्राफ है। एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसका ग्राफ होता है। अब ये जो ग्राफ है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है। सॉरी, मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, दरअसल ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b की दो लाइनें हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ये जोड़ा तो ये x इक्वल टू a की लाइन, और यहाँ से जब मैंने इसे जोड़ा तो x इक्वल टू b की लाइन। तो ये जो है fx x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और यहाँ से लेके ये जो x एक्सिस है ये वाली, इन चारों ने मिलकर एक एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है जो कि रेड कलर से दिखाया गया है। मैं यहाँ भी ठीक कर देता हूँ, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। तो इस एरिया की जो वैल्यू होती है वही इंटीग्रल होता है इस fx का। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है जिसकी लिमिट a से b है वो क्या देता है, वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन से कर्व से, इस fx से, इससे जो घिरा हुआ एरिया है। किसके साथ भाई, एरिया अकेला इससे नहीं घिरा होगा ना, चारों तरफ से बाउंड्री चाहिए होगी। तो इसकी 4 बाउंड्री है। कौन कौन सी, एक ये fx की है ना, ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये fx बदलता जा रहा है तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक ये x इक्वल टू है, ये फिक्स है, यहाँ पे फिनिश हो गया। ये x इक्वल टू b, ये भी फिक्स है, ना तो ये मूव कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है, और ना ही ये मूव कर रहा है। मूव कौन कर रहा है, ये fx मूव कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन से कर्व से, इस fx से जो बाउंड हो रहा है, किसके साथ, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस के साथ जो बाउंड हुआ एरिया है वो हमें डेफिनेट इंटीग्रल देता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली एरिया बाउंडेड बाय कर्व होता है। अब हम चलते हैं कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अभी मैं इसको आपको वैसे भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये एरिया आता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस 1 नंबर में कभी कभी पूछ भी लेता है कि भाई ये क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये क्या कहती है बच्चों, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ये a से b, ये fx है और ये dx है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसका कोई इंटीग्रेशन होगा, या तो होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बात ही नहीं करनी, अगर है तो उस इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया कैपिटल fx। क्लियर, इसका जो इंटीग्रेशन है उसको नाम दे दिया fx। x की टर्म में ही आएगा। जैसे मैं x का इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आएगा। तो ये मेरा स्मॉल fx हुआ, और ये जो इंटीग्रेशन आया उसको हमने कैपिटल fx कह दिया। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि सपोज इस स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल fx है ना, कैपिटल fx है। तो अगर इस पे लिमिट लगा दी जाए a से b कोई भी, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी f(x)
ए से बी, अगर लिमिट में कर रहे हैं डेफिनेट हो जाए, यही इंटीग्रल डेफिनेट हो जाए, तो उस केस में कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेशन वही रहेगा, बस यहाँ पे लिमिट आ जाएगी ए से बी, जिसका मतलब होता है ये अपर लिमिट रखो पहले x की जगह माइनस लोअर लिमिट रखो x की जगह। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है कि डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, बस करना क्या है, जो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसमें पहले x की जगह अपर लिमिट फिर माइनस उसी की जगह लोअर लिमिट करके वैल्यू निकालनी थी। अब एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमें कहना क्या चाह रहा है, ये थ्योरम हमें क्या कहनी चाह रही है, क्योंकि इसी थ्योरम पे सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, इसी थ्योरम पे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि जैसे मैंने 1 से 2 करा x dx, अब हमें पता है x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2 थ्योरम से, है ना, ये हमारा कैपिटल Fx हो गया। फिर क्या करना है, इस x की जगह ये अपर वाली लिमिट रख देनी है, तो ये इस x की जगह ये रख दिया। अब यहाँ रखने के बाद माइनस फिर इस x की जगह ये वाली लिमिट रखनी है, फिर इसे सॉल्व कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2, तो आंसर कितना आया 3/2। तो इसका आंसर 3/2 आया। अब मैं इसको आपको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि ये एरिया होता है, तो हमने किसका इंटीग्रेशन करा, हमने करा y = x का इंटीग्रेशन। तो अगर हम y = x का ग्राफ देखें तो वो एक सीधी लाइन होती है ये, तो ये है हमारा fx = x का ग्राफ, चलता रहता है, सीधी लाइन बनती है ना ओरिजिन से, आप बना सकते हो इसका ग्राफ। अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ से ली, 1 से लेके 2 तक। तो देखते हैं ये x = 0, यहाँ पर x = 1 होगा, यहाँ पर x = 2 ले लेता हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पे 2 तक ही बनाया, सिंपल, ये x = 1 हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि ये जो होता है ये एरिया होता है, कहाँ, 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक, और जितना ये है ये एरिया जो होगा, यही जो होता है ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर होता है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसे भूल जाते हैं क्योंकि हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसमें से ये छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दें, तब भी निकल जाएगा। अच्छा, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो गया, बेस हो गया मेरा 2, ये 2 यूनिट है, यहाँ तक देखो 0 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो गया। ये हाइट कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देंगे, तो हाइट भी मेरी 2 है। तो इस बड़े वाले एरिया का ट्रायंगल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि कितना आया 2 यूनिट आया, 2 यूनिट आया, या 4/2 लिख दो सिंपल, आप देख सकते हो 4/2 है ना, तभी यहाँ पे माइनस कर रहे होते हैं, ये बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू। उसमें होता क्या है, जब एरिया यहाँ से यहाँ तक बाउंड हो गया तो पहले पूरा एरिया कैलकुलेट करा, माइनस कर दिया ये वाला छोटी लिमिट तक का एरिया, तो पहले बड़ी लिमिट तक का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने में दिक्कत क्या हुई भाई, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया तो ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं। अब छोटे वाले इसका निकाल लेते हैं ट्राइंगल का एरिया, तो ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये 1 यूनिट की लेंथ है, देखो यहाँ तक, और ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि y = x ही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 है तो y भी 1 हो जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा 1/2 बेस 1 है और हाइट भी 1 है, तो ये एरिया हो गया 1/2। तो इसका जो बाउंडेड एरिया है जो मैंने ब्लैक से बनाया, ये कितना हो जाएगा 4/2 - 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 यूनिट। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल इससे घिरा हुआ जो एरिया होता है इन दोनों लिमिट के साथ और x एक्सिस के साथ, इस फंक्शन से घिरा हुआ एरिया किसके साथ, x = a, x = b, और x एक्सिस के साथ जो होता है वो हमें वो वैल्यू देता है। और उसे हम करेंगे क्या, किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करेंगे, जो कि कुछ और नहीं है, यहीं से हमें समझ में आ रहा है। पहले पूरा एरिया कैलकुलेट करो बड़ी लिमिट तक, माइनस कर दो छोटी लिमिट तक का एरिया। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, प्रूफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हम समझ सके कि इसमें क्या होने वाला है। तो हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, इस पे तो मैं लिमिट ही लिखना भूल गया, 0 से π/2। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तरीका क्या है,
पहले हम कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, ये सारे इंटीग्रेशन पीछे से आए हैं तो मैं सारे लगभग बता चुका हूँ कैसे कैसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने जो साइन एक्स की पावर 1 2 3 4 तक के लिए कराए थे, अप टू 4 तक के लिए, तो आपको बच्चों इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कॉस स्क्वायर का, तो हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जब तक इंटीग्रेशन नहीं करा तब तक ये लिमिट लगा रहेगा। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो मैं 2 हमेशा बाहर लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करते हुए चीज़ें आसान बनी रहे। तो 1/2 आपको बाहर रखना है। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का होता है साइन, और क्योंकि यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी प्लस c नहीं आता, प्लस सी हमेशा आता है इनडेफिनेट में, ध्यान देना, क्यों, इसीलिए वो इनडेफिनेट है, हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है ना, और उसमें एक्स में आंसर आता है। डेफिनेट में हमेशा नंबर मिलेगा हमें, उसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, तो हमें कांस्टेंट नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन हो गया तो ब्रैकेट में बंद कर देना है जब भी डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, पहले यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। अब हमारा काम क्या है, इस 1/2 को बच्चों ऐसे ही रखना है, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएं फिर से। अब एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, ताकि हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलती ना हो, उसकी संभावनाएं कम हो जाए। तो करना क्या है, 1/2 बाहर था इसलिए बड़ा ब्रैकेट बनाया, इस वाले ब्रैकेट में आपको x की जगह 90 रखना है, सब जगह ये π/2 रखना है। तो मैं यहाँ पर इस x की जगह π/2 रख दूंगा, प्लस इस 2 इंटू इस x की जगह भी जब मैं π/2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2x हमारा पाई से बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2। तो हमने x की जगह पहले 90 रख दिया, माइनस अब 90 रखने के बाद दूसरे ब्रैकेट में x की जगह रखना है 0, प्लस जब यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 अपॉन 2, तो 1/2, ये तो π/2 रहेगा, साइन पाई यानी कि साइन 180 वो होता है 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये वैल्यू भी 0 और साइन 0 भी 0, तो 0, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई π/2 विच इज इक्वल टू π/4, तो ये इसका आंसर है। तो बेसिक इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद लिमिट रखते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले डेफिनेट से पहले इनडेफिनेट जरूर पढ़ें, अदरवाइज तो दिक्कत होने वाली है। इसको देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा होता है tan इनवर्स x, तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ tan इनवर्स x, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो अब ब्रैकेट बना के 0 से 1 लिमिट। तो क्या करना है, एक बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट माइनस, क्योंकि बाहर कोई नंबर नहीं है तो इसे बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, tan इनवर्स x की जगह रख देना है ये 1, माइनस tan इनवर्स x की जगह रख देना है 0। तो tan इनवर्स 1 होता है बच्चों π/4 और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो इसका आंसर आ गया π/4। ठीक है, अभी तक बहुत सिंपल है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी जाता है, इसमें थोड़ा सी एक टेक्निकल टर्म है जो हम अभी देखेंगे कि क्या है। कुछ बच्चे इसे गलत कर देते हैं कई बार, तो हमें क्या करना है इस वाले इंटीग्रेशन में, इस 1 को लिख देना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 को लिख दिया, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है ये। तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, a माइनस बी का स्क्वायर करें या b माइनस a का स्क्वायर करें, फॉर्मूले पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, खोल के इसे भी वही आएगा इसे भी वही आएगा। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों पे, देखो ध्यान से, तो ये आएगा a माइनस बी और ये आएगा b माइनस ए। अब फर्क पड़ सकता है वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है ना। जैसे a हो जाए 3 और b हो जाए 5, तो ये वाला तो हमें देगा माइनस का 2 वैल्यू और ये वाला देगा हमें प्लस का 2 वैल्यू। तो हमें पता है स्क्वायर रूट में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो हम ये रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें हमें यहाँ ये देखना है कि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाएं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाएं।
दोनों से खोल के तो यही टर्म आएगी, लेकिन रूट से जब ये कटेगा तो उसमें फर्क पड़ सकता है। तो हमें देखना है कौन बड़ा है, कौन पॉजिटिव है ना, बड़ा वाला वैल्यू हमें पहले रखना है। तो 0 से 45 में, इनफैक्ट 0 से 90 में कॉस बड़ा होता है, कॉस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से। कब तक? 0 से, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये है 90 पे और ये साइन का है, सॉरी 45 तक। तो 0 से π/4 तक कॉस बड़ा है, कॉस बड़ा है, और उसके बाद साइन बड़ा हो जाता है। तो अगर यही क्वेश्चन अभी देखो, तो हमें लिखना है इसे cos x माइनस साइन एक्स, जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है, तो हम ये लेंगे ना कि ये। अगर यही क्वेश्चन 45 से π/2 तक होता तो हम उसमें साइन माइनस कॉस ले लेते। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन बड़ा है। बड़ा रखने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, वैल्यू पता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, या पहले साइन की लिख देते हैं, साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू। तो साइन 0 0, इस पे 1/2, इस पे 1/√2, इस पे √3/2 और इस पे 1 हो जाती है। जबकि cos की वैल्यू उल्टा कर दो, 1 √3/2 और ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। तो यहाँ तक देखना है हमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 1 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो 0 से 45 तक cos बड़ा होता है और 45 से 90 तक साइन बड़ा हो जाता है। तो हमें लिमिट में इस तरह के फंक्शन में ध्यान रखना होगा जब भी हम रूट से बाहर निकालेंगे। खैर, तो हम इसे लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाए, माय बैड, यहाँ पे 45 है, सॉरी। अच्छा 90 होता तो उस केस में हमें ब्रेक करना पड़ता, तब तो कुछ और बन जाता। तो यहाँ पे 45 है, अभी हम 45 तक हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो ये हो जाएगा एक बड़ा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट माइनस एक और ब्रैकेट। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 माइनस साइन 0 0 और cos 0 1। तो 1/√2 1/√2 कितना हो गया, 2/√2 और ये -1। तो ये √2 जब इसे काटेगा तो ये रूट में आ जाएगा ऊपर वाला। तो √2 - 1 इसका आंसर हो गया, √2 - 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम रूट से निकालेंगे तो कौन वैल्यू हमें कैसी वैल्यू लेनी है, प्लस या माइनस। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये बाय पार्ट का क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हमें बाय पार्ट से करना पड़ेगा। तो 0 से 90 इंटीग्रेशन करना है x² cos 2x का। तो हमें इसमें एक फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, एक सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। रूल क्या था अगर आपको याद है, आई लेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अर्थमेटिक फंक्शन। ये अर्थमेटिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फर्स्ट फंक्शन हम इसे लेंगे, इस ऑर्डर में चलते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो x² को फर्स्ट और उसे सेकंड। अब इंटीग्रेशन करते कैसे थे, इंटीग्रेशन करने का तरीका था पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx और ये बंद हो गया। लिमिट हमारी है 0 से π/2, 0 से π/2। तो ये वाला पार्ट देखो, ये हो गया x² और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और डिवाइड में आ गया 2 माइनस ये ऐसे ही रखो, इस पे लिमिट लगा के रखो अभी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया और इसका हो गया साइन 2x अपॉन 2 dx। तो ये 2 और 2 तो कट गया। ये अगर कट गया तो अब आगे क्या करना है हमें, इसमें हमें एक ये फ़ायदा है कि हम, अच्छा इस पे यहाँ पे लिमिट लगी हुई थी, एक अलग पार्ट है, तो इस पे हम लिमिट, अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इस पे अलग से लिमिट लगा सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सॉल्व हो गया तो इस पे लिमिट लगा दी, ऐसा भी कर सकते हैं पूरे को सॉल्व कर लें और बाद में एक साथ लिमिट लगाएं। तो ऐसा ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, ये हो चुका है ये वाला पार्ट सॉल्व, इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इस पर हमने लिमिट लगा दी, वो अभी होता रहेगा। तो इस पर लिमिट कैसे सॉल्व होगी,
इसको आपको क्या करना है, पहले x की जगह रखना है π/2। तो ध्यान दें यहाँ पर जब मैं x की जगह π/2 रखूँगा तो ये π/2 का स्क्वायर साइन 2 इंटू जब π/2 होगा तो ये कट जाएगा, तो ये साइन पाई बन जाता है और डिवाइड में 2 है। तो पहले तो हमने π/2 रखा माइनस, फिर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, ये तो सब 0 हो गया। तो इसमें हमने लिमिट रख दी, इस वाले में पहले π/2 रखा फिर 0 रखा, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ खत्म हो गया। माइनस ये कितना है x इंटू साइन 2x, तो इसमें फिर से बाय पार्ट लगेगा, तो फिर से बाय पार्ट लगेगा तो फिर से ब्रैकेट बनाओ। कैसे, x को लिख के साइन 2x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx और यहाँ पे dx। अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसे लिखने का फायदा नहीं है, साइन 180 0 होता है तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो पहला पार्ट तो इसमें 0 था। अब हमारा ये वाला पार्ट चल रहा है, तो माइनस x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है कॉस में, तो माइनस कॉस हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अच्छा लिमिट ले लो इस पे 0 से π/2, क्योंकि ये पार्ट खत्म हो चुका है, माइनस 0 से π/2, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ये ब्रैकेट बंद, इस माइनस को बाहर कर दो तो ये प्लस हो गया। अच्छा ये माइनस यहाँ से मत निकाल देना बाहर, क्योंकि ये वाला जो माइनस है इस पूरे के लिए यूज हो रहा है, इस पूरे के लिए यूज हो रहा है। तो या तो इस माइनस को पूरे को अंदर लेके जाओ, जब मैं इस माइनस को पूरे को अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो अगली लाइन में ऐसे बन जाएगा। तो जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो, फिर से हम यहाँ पे 90 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 90, तो ये देखो पहले यहाँ पे x की जगह 90 रख देंगे, तो π/2 cos, जब यहाँ पे रखेंगे 90 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो cos पाई और डिवाइड में 2 चल रहा है ये वाला, ये पाई x की जगह ये वाला π/2 आए, ये 2 यहाँ पर है माइनस। अब x की जगह रखेंगे 0, तो ये 0 इंटू समथिंग सब 0 हो गया, तो 0 लिख दो, तो ये तो हो गई इस वाले पार्ट की वैल्यू। माइनस इधर आ जाओ, ये 2 बाहर निकाल के cos का इंटीग्रेशन कर दो, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और फिर से जो 2 है डिवाइड में आएगा और एक 2 पहले से था, तो 2 2 जा 4 और लिमिट क्या चल रही है 0 से 90 इक्वल टू, इसको देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो cos 180 होता है -1, तो ये -1 हो जाएगा अगली लाइन में, तो ये -1 और ये π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू होगी माइनस की π/4, ये वैल्यू तो हो गई माइनस की π/4। अब इसमें हम यहाँ पे फिर से 90 रखेंगे, तो 90 रखने पे ये माइनस का 1/4 ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई और फिर रखेंगे 0, वो जाएगा साइन 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 होती है, ये भी 0 होता है ये भी 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें आंसर मिला माइनस का π/4, तो ये इसका आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिक हमने जो रखा, एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूशन के, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो बच्चों इसी में अगला टॉपिक है चेंज ऑफ लिमिट। कभी कभी हमें जब हम सब्स्टिट्यूशन से, हमें पता है सब्स्टिट्यूशन एक टेक्निक होती है इंटीग्रेशन की, तो सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर उसको पता चलेगा कि हम लिमिट क्यों चेंज करते हैं। जैसे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, अभी फिलहाल ये मेरे लिए इंटीग्रेशन है cos x 1 + sin x 2 + sin x, तो इसमें मुझे करना पड़ेगा पहले सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, मैं sin x को मानूंगा t, साइन एक्स को जब मैं टी मानूंगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है cos x और x के साथ dx वाले टर्म और ये dt, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा। ये जो cos x dx है, ये cos x dx ये किससे रिप्लेस हो गया dt से, और sin x किससे रिप्लेस हो जाएगा t से। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसे याद रखो, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बदलेगा, cos x dx की जगह dt डिवाइडेड बाय 1 + t और 2 + t। अब हुआ क्या, यहाँ पर हमने लिमिट तो चेंज कर दी, जो x का फंक्शन था वो किस में चेंज हो गया t में, लेकिन ये जो वैल्यू थी ये तो x की वैल्यू थी, x = 0 और x = दिस, जबकि इंटीग्रेशन हमारा किस में चेंज हो गया t में। तो भाई हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी t में, कि t पे क्या फर्क पड़ेगा, जब x 0 है
तो वो टी की टर्म में क्या आएगा, है ना, साइन एक्स तो हमने टी मान लिया। अगर ये इनडेफिनेट होता तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन कर देते और वैल्यू आ जाती टी में, टी को रिप्लेस कर देते इससे। अभी मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। तो अब हमारा टी कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। तो मेरे को क्या करना है, जब मेरा एक्स 0 है तो लिमिट चेंज होगी। तो पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स को 0 रखो इसमें जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा था, तो साइन 0, तो उस समय टी इसके बराबर होगा। जब एक्स 0 है तो ये हो जाएगा साइन 0 जो कि टी के बराबर है। तो साइन 0 0 होता है, तो मतलब टी हो जाएगा 0, तो उस समय टी की वैल्यू 0 होगी। और अब बड़ी लिमिट रखो π/2, तो x इक्वल टू π/2 रखो। तो यहाँ पर x की जगह रख दो π/2 यहाँ पर साइन में, तो उस समय t हो जाएगा इसके बराबर। तो साइन 90 होता है 1। तो हमें जो लिमिट मिली वो ये मिली t की टर्म्स में। तो जब x 0 है तो t भी 0 है, जब x π/2 है तो t 1 है, तो लिमिट हमारी बदल जाएगी बच्चों। ये तो चेंज ऑफ लिमिट होता है, लिमिट चेंज हो जाती है, हमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। अब है दूसरा काम इसका इंटीग्रेशन करना। तो आप इसे ध्यान से देखें, ये बाय पार्ट वाला है, बाय पार्ट का वीडियो इससे पहले ही बना है। तो इसको हमें कैसे लिखना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो हमारी दो फ्रैक्शन है, इसको लिखने का तरीका हमने बाय पार्ट में सीखा था कि दो अलग अलग फैक्टर हैं, तो उसके नीचे एक पहला फैक्टर और उसके साथ एक दूसरा फैक्टर। ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, नीचे से दोनों के डिनोमिनेटर काट देते हैं। a के साथ कौन आएगा, इस 1 + t से 1 + t काट दिया तो 2 + t, तो a के साथ आता है 2 + t, प्लस b के साथ देखने के लिए इस 2 + t से 2 + t काट दो तो b के साथ ये आएगा 1 + t। अब इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है। तो t को रख देते थे पहले -1, भाई एक को 0 बना लो, इसको 0 बना लो, तो t को -1 रख देंगे। तो t को -1 रखने पर ये पूरी टर्म 0, 1 - 1 0, यहाँ पे -1 रखा तो 2 - 1 1, तो a = 1 आया। इसी तरह अगर मैं t को -2 रख दूं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। इससे पता चल जाता है किसको 0 रखना है। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में बताया तो इसलिए भाई पार्शियल फ्रैक्शन आप देखें। तो t को -2 रख दिया तो ये 0, यहाँ पे -2 रखा तो -2 + 1 -1, तो ये -b बन जाएगा और इधर तो 1 ही रहेगा। तो 1 = -b, यानी कि b = -1। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो हमें करना था इस चीज़ को इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सीखा ही है। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इस टर्म से, a/0 से 1 a/1 + t। a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1/1 + t लिखो या t + 1 लिखो dt, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 b की वैल्यू कितनी आई -1, तो -1 यहाँ कर देते हैं dt/t + 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसका इंटीग्रेशन तो याद ही होगा आपको, नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं, log t + 1, ठीक है। लिमिट क्या है 0 से 1, माइनस इसका इंटीग्रेशन log t + 2, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले 1 रख दो t की जगह, तो ये वाला हो जाएगा t + 1 + 1 2, माइनस फिर t की जगह रख दो 0, तो 0 + 1 1, तो ये हो जाएगा log 1। ये तो पहले वाले की कहानी। इधर आ जाओ, यहाँ पे इसकी जगह रख दो 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, माइनस फिर रख दो 0, तो हो जाएगा log 2। तो यहाँ पर कितना मिला log 2, और log 1 बच्चों 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। तो हमें आंसर मिल रहा log 2 माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 2। तो log का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था, जो प्लस वाले हैं, जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसमें लगता है फॉर्मूला log a + b का। तो log a + log b, तो दोनों ये a b में चले जाते हैं। मेरे को बार बार बताना पड़ता है, ये सारा मैं बना चुका हूँ, log पे भी मैं बना चुका हूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो log a + log b log a × b, तो log 2 + log 2 log 2 × 2, और जो माइनस में है log 3 वो डिवाइड में आ जाता है 3, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा log 4/3। तो ये इसका आंसर आएगा। तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है।
हमें लिमिट क्या करनी पड़ती है, चेंज। बिना लिमिट को चेंज करे भी काम चल जाता है, लेकिन हम चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें 2-2 बार वो काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसमें सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। तो इसमें हम एक्स को रख देंगे साइन थीटा। तो x इक्वल टू मैं रख देता हूँ साइन थीटा। ये सब्सटीट्यूशन सारे बताए हुए हैं, कैसे कैसे सब्सटीट्यूशन करना है। तो dx आ जाएगा cos थीटा d थीटा। इसको याद रखना है जहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन करा है। अच्छा देखो, साइन इनवर्स x को मैंने रखा है साइन थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, तो कुल मिला के वैल्यू थीटा है। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x के। ये ध्यान रखना है। तो साइन इनवर्स x ये थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x जो है वो कुछ और नहीं है, थीटा है। अब मैं लिमिट चेंज करता हूँ। लिमिट या तो यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ से। तो यहाँ पर लिमिट, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 0 थी आई थिंक, 0 ही थी। देख लूँ एक बार, वेरीफाई कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 0 ही थी। तो पहले मैं रखूंगा x को 0, तो पुट x इक्वल टू 0। एक तो x को वैल्यू 0 देनी होती है और x को वैल्यू जो है दोनों लिमिट दे देते हैं, एक बार बड़ी एक बार छोटी। तो यहाँ पर 0 रख दो या यहाँ 0 रख दो, x को 0 यहाँ रख देते, सीधा सीधा थीटा मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 0, तो यहाँ से हमें थीटा मिलेगा 0। ठीक है, अब x को मैं यहाँ रख देता हूँ 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, 45 होता है, π/4 है ना। 45 पे होती है 1/√2 वैल्यू। तो जब मैं 1/√2 रखूँगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी π/4। तो मेरे को लिमिट भी मिल गई थीटा की टर्म में। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो सब्सटीट्यूशन क्या क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा π/4। साइन इनवर्स x किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से। अब ध्यान से देखो, dx की जगह क्या आएगा, cos थीटा d थीटा। ये सारे सब्सटीट्यूशन आएंगे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स को हमने माना था साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और पावर 3/2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 45 थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के कॉस क्यूब थीटा बनेगा, ये कॉस की पावर 3। अब एक कॉस से एक कॉस जब कटेगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, ऊपर से ये भी खत्म हो जाएगा। और 1/कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें लगेगा बाय पार्ट, आई लेट अर्थमेटिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन इसे, सेकंड फंक्शन इसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है 0 से 45 माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का। यहाँ मत लगाओ क्योंकि ये पूरा एक ही होता है। तो भाई जी ये हो गया थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, सेक स्क्वायर का होता है tan थीटा। अब ये सारी चीज़ें तो याद होनी चाहिए। इधर आ जाओ, 0 से π/4 थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो ये tan थीटा डी थीटा बचेगा। तो इसमें तो हम लिमिट रख देते हैं क्योंकि ये तो अलग पार्ट हो गया, तो इसमें हम लिमिट रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह π/4 रखा जाएगा पहले। तो थीटा की जगह रख दिया π/4 और tan π/4 माइनस, फिर 0 रख दिया जाएगा। तो 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस वाले माइनस को, ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस 0 से π/4। इसका इंटीग्रेशन करना है tan थीटा का। tan थीटा का इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो वो होता है माइनस लॉग कॉस थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन ही होता है 0 से π/4। तो इस माइनस को बाहर निकाल के यहाँ प्लस कर दो।
तो π/4 और tan 45 होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस log, अब क्या करना है आपको, इस cos थीटा, थीटा की जगह रख देना है π/4 माइनस log cos थीटा की जगह रख देना है 0। ये कैसे कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो हमने शुरू में पढ़ी थी, पहले बड़ी लिमिट बाद में छोटी लिमिट। तो ये हो जाएगा बच्चों π/4 प्लस cos 45 होता है 1/√2, तो cos ये हो जाएगा 1/√2 और cos 0 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1/√2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। log 1 0 होता है तो log 1 रखने की वैल्यू जरूरत नहीं है। ये आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा कभी कभी बुक में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं इसमें log a/b का फॉर्मूला लगाऊं तो वो होता है log a माइनस log b, है ना, log a/b का फॉर्मूला log a माइनस log b। तो log 1 तो 0 होता है, तो ये तो 0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, कभी कभी इस फॉर्म में भी आंसर होता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, थर्ड वाला, ये भी हो गया तो इसे मिटा देते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में जब भी इस तरह का होता है तो मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था a+x और a-x टाइप का हो तो हम x को रखते हैं a cos थीटा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन में बता चुका हूँ कि क्या रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो करना है। तो इसमें हम x का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को रखेंगे a cos थीटा, तो x इक्वल टू मैंने रख दिया a cos थीटा, तो यहाँ से dx आ जाएगा, a का तो डिफरेंशिएशन करना नहीं, cos थीटा का होता है sin थीटा, माइनस में तो sin थीटा आ जाएगा, तो dx की वैल्यू इतनी आ गई। अब दूसरा काम है लिमिट चेंज करना, तो लिमिट क्या है, -a टू +a, तो x को -a रखना है एक बार और x को रखना है +a। तो जब -a रखा जाएगा यहाँ पे तो ये -a इक्वल टू a cos थीटा, तो ये a और a डिवाइड में जाके से काट देगा तो यहाँ -1 बचेगा। अब cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा होता है पाई 180 पे, तो थीटा पाई आ गया। इसी तरह जब मैं x की जगह a रखूंगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a टाइम cos थीटा, a से a कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा होता है 0 डिग्री। ठीक है, जी डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है, तो थीटा 0, तो -a की जगह आएगा पाई और +a की जगह आएगा 0। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन में रिप्लेस, तो -a की जगह आया पाई और इसकी जगह आया 0, ये हो गया √a प्लस x की जगह पे आएगा हमारा cos थीटा, ये a cos थीटा जो हमने लिया था, और यहाँ आएगा a माइनस a cos थीटा इनटू dx की जगह पे क्या आएगा, -a sin थीटा d थीटा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ऊपर से a कॉमन आ जाएगा, नीचे से a कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट है पाई से 0। अगर मैं इन दोनों में ऊपर से a कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 + cos थीटा, और नीचे से a कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 - cos थीटा इनटू माइनस को यहाँ लिख दो, इस a को भी यहीं रहने दो चाहो तो, इसको नहीं तो यहाँ लिख दो, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, sin थीटा d थीटा। तो ये a और a खत्म हो गए, दोनों कट गए, तो -a टाइम 0 से पाई 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ट्रिग्नोमेट्री तेरा पीछा ना छोड़ूंगी मैं, तेरा पीछा ना ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ये नहीं छोड़ने वाली, ये नहीं छोड़ने वाली, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ने वाली। सर क्या करें, तुम छोड़ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ेगी तुम्हें, एक तरफा प्यार है पूरा, है ना, वन साइड। तुम चाहते नहीं हो कि आए, लेकिन ये चाहती है कि आओ। 2 और 2 कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, या सिंपल है ये भी रूट कट गया, ये भी रूट कट गया, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, दोनों के स्क्वायर रूट कट गए, कॉट आना था cos थीटा/2 sin थीटा/2, तो ये तो थीटा/2 है, जबकि ये थीटा में तो इसमें भी एक फार्मूला लगेगा
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो यहाँ पे ये लगा दिया, सारा एक ही एंगल में होना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। साइन और साइन से ये कट गया, तो ये हो गया -a टाइम 0 से पाई। अब क्या बचा 2 cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, जिसका फॉर्मूला होता है 1 + cos थीटा। पाई से 0 कर दिया मैंने, 0 से पाई, पाई से 0 चल रहा था यार यहाँ पे, पाई से 0, पाई से 0, पाई से 0, तो यहाँ भी पाई से 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये है फॉर्मूला 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी तो लगाया था यहाँ पे 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, 2 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था। तो इस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय को फिर उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा अदरवाइज, पावर का इंटीग्रेशन नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सिंगल पावर में लाना होता है। ये याद है जब इंटीग्रेशन कर रहे थे? नहीं सर याद कहाँ है, हम तो सीधा इस पर कूद के आ गए, वो हमने देखा ही नहीं देखा तो देखो भाई। अब करते हैं इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन x नहीं करना है, थीटा करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। cos का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट पाई यहाँ पे 0, यहाँ पे तो पहले 0 रखा जाएगा फिर पाई रखा जाएगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट क्योंकि बाहर से ही है, एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे 0 रखा, 0 + sin 0 माइनस, फिर यहाँ पे पाई रखा, पाई + sin पाई। तो ये हो गया -a टाइम, ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, sin 0 0 होता है, और ये -पाई हो गया, और sin पाई तो 0 ही होता है। तो बच्चों ये पाई a हो गया, पाई a लिखो या a पाई लिखो, तो इसका आंसर है पाई a। आप भी पाई a, सब पाई a। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन में लिमिट चेंज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें e की पावर x को लिया जाएगा t, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। इकलौता फंक्शन है दुनिया का जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, ठीक है। अच्छा, e की पावर x t है, तो e की पावर 2x का मतलब है t का स्क्वायर, क्योंकि e की पावर जो 2x होती है उसका मतलब होता है e की पावर x का स्क्वायर। अब e की पावर x t है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना। अब करेंगे लिमिट चेंज, लिमिट होती है यहाँ से चेंज, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो x की जो वैल्यू है, एक लिमिट 0 है और एक लिमिट 1 है। तो मैं x को जब यहाँ 0 रखूँगा तो e की पावर 0 t हो जाएगा, जब मैं x को यहाँ 1 रखूँगा तो e की पावर 1 t हो जाएगा। तो e की पावर 0 तो भाई 1 होता है, किसी की पावर 0 0 नहीं होता है, 1 होता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0, e की पावर 1 e होता है। तो ये हमारी लिमिट्स भी मिल गई, कहाँ से? 1 से e तक जाएगी। तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से 1 की जगह 1 से e की पावर x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, और ये रिप्लेस हो जाएगा t स्क्वायर से। तो ये तो फॉर्मूला है 1/1 + x² tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट है 1 से e, तो पहले रखा जाएगा e, तो tan इनवर्स e, ये कितना होता है? होता होगा, हमें नहीं निकालना है। फिर रखा जाएगा 1, tan इनवर्स 1 जो पता है, पता का मतलब जो पता होना चाहिए। अब कह दोगे tan इनवर्स 1 भी नहीं पता, पता होना चाहिए, ये π/4 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना दो तो वो भी पढ़ने में बच्चों को आफत होती है यार, क्या करें, ज़िंदगी में बड़े दुख हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा, जब मैं जिस पे मैं अब सेकंड वीडियो बनाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल का, वो प्रॉपर्टीज़ पे आएगा। तो एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का हो जाता है और एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं से आ जाता है। तो इसमें बच्चों 1 + x² को t रखना है, सिंपल सा है ये, 1 + x² को t रखना है। तो dt कितना हो जाएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x dx, तो ये 2x dx देखो dt से रिप्लेस हो गया। लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ ध्यान रखना है, लिमिट क्या है? पहले x को 0 रखना है, फिर x को 1 रखना है, 2 लिमिट है हमारे पास, अपर और लिमिट। तो t कितना आ जाएगा? 1 + 0 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 + 0 का स्क्वायर 1। फिर यहाँ 1 रखना है, तो t कितना आ जाएगा? 1 + 1 का स्क्वायर, वो भी 1 होता है, तो ये हो गया 2। तो लिमिट हमारी 1 से 2 जाएगी। तो उस इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, 0 से 1 की जगह कहाँ से कहाँ जाएगी? 1 से 2। 2x dx किससे रिप्लेस हो गया? dt से, और इस पूरे को तो हमने t ले लिया था। अब 1/t का इंटीग्रेशन बताओ, log t, लिमिट
1 से 2, तो t की जगह क्या आएगा, पहले 2 फिर क्या आएगा 1, 2 में log 1 0 होता है, तो ये log 2 आ गया इसका आंसर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।